अंग कौन से थे, आगे देखते हैं। त्रिदोष। अब ये जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के हैं, इन्होंने कुछ श्लोक बाय हार्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको पूरे बीएमएस करियर में इवन प्रैक्टिस में भी बहुत ज़्यादा काम के हो सकते हैं और आपको अच्छा स्कोर दे सकते हैं और नॉलेज भी आपको मिल सकता है। तो डेफिनेटली ये भी उसी में से श्लोक है जो कि आपको एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वायु पित्त कफश्चेति त्रयोदोषा समास्ता विकृता अविकृताश्च स्नेह घंटी ते वर्तयन्ति च। तो त्रिदोष के बारे में बताया है ऑब्वियसली। तो वायु पित्त कफ, ये 3 दोष बताए गए हैं। विकृता अविकृता यानी नॉर्मल कंडीशन में और अबनॉर्मल कंडीशन में क्या होता है। विकृता नॉर्मल कंडीशन में ये आपकी हेल्थ, देह को मेंटेन करता है और अविकृत अवस्था में ये डिसीज़ क्रिएट करता है। ठीक है, तो विकृता और अविकृता ऐसे 2 स्टेजेस यहाँ पे बताए हैं। तो देह घ्नन्ति ते वर्तयन्ति च। आगे देखते हैं नेक्स्ट श्लोक। नेक्स्ट श्लोक में वात पित्त कफ त्रिदोष की जो स्थान है, ये श्लोक आपने बाय हार्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस श्लोक में जैसे कि पहले श्लोक में बताया था कि न अति विस्तार न अति संक्षेप जो शास्त्र का वैशिष्ट्य है, तो उस वैशिष्ट्य पे खरे उतरते हुए इस श्लोक को आपको अनुभूति मिलती है। इस 2 लाइन में पूरा आयुर्वेद का जो सार, या फिर हम बोल सकते हैं कि दोषों का सार, कि दोष बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग कब बढ़ते हैं, कब होते हैं और कौन सी अवस्था में कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ये सारा कुछ बताया है। आइए देखते हैं आयुर्वेद त्रिदोष के स्थान। जो पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि त्रिदोष कौन कौन से हैं, वात पित्त कफश्चेति त्रयोदोषा समास्ता, तो उसके ते व्याप्नोति अपि, वो व्याप्त होते हैं। अपि हृत्नाभ्यो उर अधो मध्य ऊर्ध्व संश्रया, मतलब हृदय, नाभि, उर, अधो उर, मध्य और ऊर्ध्व। मतलब यहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हमारी बॉडी है तो यहाँ पे हृदय, नाभि, ये 2 मुख्य स्थान हैं। हृदय के ऊर्ध्व स्थान पे जो है, हृदय के ऊर्ध्व स्थान पे जो है वो है कफ। ठीक है, और नाभि और हृदय इसके बीच में जो है स्थान, वहाँ पे पित्त, नाभि और हृदय के बीच में जो है वो पित्त। और यहाँ पे बोला है कि ऊर्ध्व नाभ्यो, नाभि के ऊपर जो नाभि के नीचे जो है वो है वात। तो हृदय और नाभि ये 2 मुख्य स्थान आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि नाभि के नीचे जो है वात है, नाभि और हृदय के बीच में जो है पित्त है और हृदय के ऊपर जो है वो कफ है। तो ये तो हमने शरीर स्थान के बारे में देखे। तो वयो अहोरात्र भुक्ता दिनाम, वय अहोरात्र भुक्त अंते मध्य आदिगान। अब वय यानी उम्र, दिन, रात्रि और आहार, इनका आदि, मध्य और अंत, ऐसे 3 विभाजन करके उसी क्रम से इसको अरेंज किया गया है। कैसे, आइए देखते हैं, जानकारी लेते हैं। कि जैसे वय की शुरुआत की अवस्था में होता है कफ प्रबल,
तो बाल्यावस्था में कफ ज़्यादा है। दिन के शुरुआती अवस्था में पूर्वाह्न में भी कफ प्रबल रहता है। रात्रि के पूर्व अवस्था में जो है वो वहाँ पे भी कफ प्रबल रहता है। और आहार परिगमन काल में, आहार परिपाक काल में भी शुरुआती अवस्था में जो है आहार के तुरंत जो आप आहार परिगमन काल देखेंगे शरीर क्रिया में, तो फर्स्ट अवस्था जो मिलेगी आपको कफज अवस्था मिलेगी। तो वय अहोरात्रि भुक्तान्ते, ठीक है। तो इन सारी अवस्थाओं में शुरुआत में जो है आपको कफ बढ़ा हुआ मिलेगा। बाद में जो है मध्य अवस्था में वय की मध्य अवस्था यानी युवा अवस्था, दिन की मध्य अवस्था यानी मध्याह्न अवस्था और रात्रि की मध्य अवस्था मतलब मध्य रात्रि। इन मध्य अवस्थाओं में आपको पित्त बढ़ा हुआ मिलेगा। और जो अंत्य अवस्था है, जैसे वय की यानी उम्र की अंत्य अवस्था जो है वो है वृद्धावस्था। दिन की अंत्य अवस्था यानी अपराह्न, जिसको हम शाम बोल सकते हैं। और रात्रि की जो है अपरात्रि, मतलब जस्ट बिफोर द सनराइज। और आहार परिणमन काल की जो है पक्वावस्था, जहाँ पे हमने खाना पच गया है और शरीर हल्का हो जाता है, यानी मतलब वो वात की ही अवस्था है। और इस तरह जो शुरुआती जो भी वयो अहोरात्रि भुक्त ये जो अवस्थाएं बोली है, उसमें प्रथम अवस्था जो रहती है वो कफ की रहती है, सेकंड अवस्था जो रहती है पित्त की, और थर्ड अवस्था जो रहती है वो है वात की। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका है। आप चाहे तो ये टेबल नोट कर सकते हैं। आपको बाद में इस श्लोक को याद करने के लिए भी ये टेबल का सहारा ले सकते हैं, या ये अगर श्लोक याद हो गया तो आप टेबल आराम से इसको अरेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आया है डाइजेस्टिव फायर्स नहीं बोल सकते हम उसको, डाइजेस्टिव कैपेसिटी बोल सकते हैं। फायर यानी अग्नि को डायरेक्टली हम फायर के पर्पस से ना लें, कि यहाँ पे अग्नि जो है हमारी डाइजेस्टिव पावर है, ठीक है। तैर भवेत, यहाँ पे विषम तीक्ष्ण मंद अग्निश्च समैर सम, यानी अग्नि के 4 प्रकार यहाँ पे बताए गए हैं, विषम, तीक्ष्ण, मंद और सम, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको अगर दोषों के अनुसार हम वर्गीकरण करना चाहें तो कैसे होगा। विषम अग्नि जो है वो वात की अवस्था में मिलते, वात प्रकृति में मिलता है। यानी विषम अवस्था जो है कभी भूख ज़्यादा लगती है, कभी भूख कम लगती है। ये इसका जो क्रम रहता है वो इर्रेगुलर रहता है, उसके बारे में हम फिक्स अनुमान एक नहीं लगा सकते हैं। तो इस वजह से ये विषम अवस्था है। और दूसरी अवस्था जो है वो तीक्ष्ण है, जिसमें पित्त के प्रादुर्भाव से या पित्त प्रकृति में ये तीक्ष्णाग्नि मिलता है। डेफिनेटली आप सभी जानते हैं कि पित्त के जो गुण है तीक्ष्ण उष्ण है, उसकी वजह से तीक्ष्ण अग्नि यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें बहुत ज़्यादा भूख लगना ये हमें लक्षण मिलता है। मंद अग्नि डेफिनेटली कफ अवस्था में हमें मिलता है, जहाँ पे कफ बढ़ा हुआ है तो वहाँ अग्नि मंद रहता है, उनकी लो एपेटाइट पावर रहती है और भूख उनको कम लगती है। और सम अवस्था में मतलब ना अति ना कम, तो जो प्राकृत अवस्था है उसको मेंटेन करके रहते हैं। और वो डेफिनेटली त्रिदोष समान अवस्था जो रहती है उसमें ये सम अवस्था हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे बताया है, आपको छोटा स्कीमेटिक बताने की कोशिश की है कि वात पित्त कफ का इन्फ्लुएंस अग्नि के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स या नेचर ऑफ बाउल्स। तो क्या है, तो कोष्ठ जो है मतलब आपका जीआई ट्रैक्ट कैसा है, तो वो 3 प्रकार के बताए गए हैं। कोष्ठ क्रूर और मृदुर मध्यो मध्य स्यात् समैरपि। कोष्ठ जो है क्रूर, मृदु और मध्य, ठीक है। तो
फिर से हम दोष के अनुसार देखना चाहे तो क्रूर कोष्ठ जो रहता है तो वो क्रूर कोष्ठ इर्रेगुलर रहता है। जैसे हमने अग्नि के बारे में देखा कि वात का जो है, वात को अगर कभी बढ़ा हुआ रह सकता है, कभी कम हो सकता है, तो यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। अग्नि जो है वो विषम रहता है और कोष्ठ जो रहता है उसका क्रूर रहता है। मृदु कोष्ठ जो है वो पित्त का रहता है, जिसमें थोड़ा भी हम लैक्सेटिव कुछ लेते हैं, हाँ, इवन दो हम मिल्क भी लेते हैं तो विरेचन हो जाता है। तो इस वजह से मृदु कोष्ठ उसको बोला गया है, सेंसिटिव स्टमक उसको बोला गया है। और तीसरा जो है वो है मध्य। मध्य जो कोष्ठ है वो मध्य त्रिदोष का है और कफ का भी है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि त्रिदोष अवस्था में मध्य कोष्ठ हमें मिलता है। ठीक है, तो ये कोष्ठ के बारे में हमने जानकारी ली। आगे देखते हैं प्रकृति।